हेलो नमस्कार राम राम दोस्तों। भाई देखिए, सेल की हमारी ये तीसरी वीडियो है। तीसरी वीडियो के अंदर आज हम सेल के छोटे छोटे पार्ट्स हैं, इनके बारे में जो जो क्वेश्चन बनते हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं भाई। तो इससे पहले हमने क्या डिस्कस किया था? इससे पहले हमने लास्ट यहाँ पर क्लास शुरू ख़त्म करी थी भाई, प्लाज्मा झिल्ली और कोशिका झिल्ली के ऊपर। ठीक है, दूसरा पॉइंट था ये। तीसरा पॉइंट देखिए क्या, रिक्तिकाएँ या जिनको बोलते हैं रसधानियाँ बोलते हैं, वैक्यूल जिनको बोलते हैं। ठीक है भाई, ये देखिए क्या होता है, ये कोशिका में पोषण पदार्थ तथा अपशिष्ट पदार्थ का भंडारण केंद्र होती हैं। अगर आपसे कोई पूछे ना कोशिका के अंदर पोषण पदार्थ और अपशिष्ट का भंडारण केंद्र यानी कि स्टोरेज जो सेंटर होता है ना, वो कौन होता है भाई? वो आपकी रिक्तिकाएँ यानी कि वैक्यूल्स होती हैं भाई। ये पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका दोनों में पाई जाती है। किसके अंदर पाई जाती है भाई? दोनों के अंदर। परंतु पादप कोशिका में रिक्तिकाओं की संख्या क्या होती है भाई? कम होती है, जबकि आकार बड़ा होता है। ठीक है, इसलिए पादप कोशिका का आकार नहीं बदलता। ये इम्पोर्टेंट है जी आपका, कि भाई पादप कोशिका का आकार कभी नहीं बदलता। क्लियर है भाई चीज़? जबकि जंतु कोशिका का आकार क्या होता है? बदलता है। ये क्यों बदलता है भाई जंतु कोशिका? क्योंकि इनमें जो रिक्तिकाएँ होती हैं ना, वो छोटे आकार की होती हैं, और पादप कोशिका में जो रिक्तिकाएँ होती हैं वो बड़े आकार की होती हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखिए, इन पर टोनोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट लिख रखा है, नामक झिल्ली का आवरण होता है। ये भी इम्पोर्टेंट है जी आपका। क्लियर है भाई? आपसे पूछेगा रिक्तिकाओं के ऊपर किस झिल्ली का आवरण होता है, तो कौन सा भाई? वो आपका टोनोप्लास्ट। इसमें जल प्लस में लवण उपस्थित रहता है। ठीक है, क्या क्या चीज़ होती हैं इसके अंदर? जल और लवण होता है। उसको क्या बोलते हैं? सेल सैप बोलते हैं, यानी कि कोशिका रस कहा जाता है। क्लियर है भाई? ये था जी आपका वैक्यूल्स। इससे सिर्फ एक ही बात आपको ये पता चली है, सबसे पहले तो एक ही पोषण पदार्थ और अपशिष्ट पदार्थ का भंडारण केंद्र होता है। दूसरे नंबर पर क्या है भाई? दूसरे नंबर पे है जी, पादप कोशिका का आकार नहीं बदलता और जंतु कोशिका का आकार बदलता है। किसके कारण? क्योंकि रिक्तिकाएँ जो होती हैं ना, वो पादप कोशिका में किस आकार की होती हैं? बड़े आकार की होती हैं। कौन सा आवरण पाया जाता है इनके ऊपर? टोनोप्लास्ट। इसमें जल और लवण उपस्थित रहते हैं। ठीक है भाई, आगे नेक्स्ट देखिए, आगे आ गया जी आपका प्लास्टिड। प्लास्टिड बोले तो लवक। ठीक है, अब प्लास्टिड यानी कि लवक, इसकी खोज किसने करी भाई? सबसे पहले तो 1866 में ई हैकेल ने क्या किसकी खोज करी भाई? प्लास्टिड का नाम दिया, प्लास्टिड यानी कि लवक। इसकी वजह से किसी भी खाने के पदार्थ में कोई पेड़ पौधा हो गया, उसके अंदर कलर आता है भाई। ठीक है, रंग आता है। जैसे कुछ परजीवों को छोड़कर, जैसे यूग्लिना, डाइनोफाइसिडाइटमस आदि को छोड़कर केवल और केवल किसके अंदर पाया जाता है भाई? ये पौधों के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो आप बोलोगे जी प्लास्टिड सिर्फ सिर्फ केवल पौधों के अंदर पाया जाता है। अब रंग के आधार पर कितने प्रकार के लवक होते हैं जी आपके? 3 प्रकार के लवक होते हैं। कितने प्रकार के बोला भाई? 3 प्रकार के लवक बोला। वो 3 प्रकार को में सबसे पहले कौन आ गया भाई? आपका वर्णी लवक आ गया। कौन आ गया जी? वर्णी लवक। वर्णी लवक क्या होता है? कैरोटीनॉइड वर्णक की उपस्थिति के कारण यह लवक जो होता है वो पीला एवं लाल रंग का होता है। तो वर्णी लवक के अंदर कौन कौन सा रंग हो गया जी आपका? रेड। और दूसरे नंबर पे कौन सा हो गया भाई? आपका येलो हो गया। क्लियर है? अब कहाँ कहाँ पर ये पुष्पों, फल भित्ति एवं बीज में उपस्थित होता है? कहाँ पर पाया जाता है भाई आपका? ये पुष्प, फल भित्ति और बीज, यानी कि आपके फ्लावर्स, बीज और जो ये फल भित्ति हो गई, फलों के अंदर हो गया। तो यहाँ से देखिए भाई, टमाटर का जो लाल रंग होता है वो किसकी वजह से? लाइकोपेन की वजह से। गाजर का जो लाल रंग होता है वो किसकी वजह से? बिट्टा कैरोटीन की वजह से। क्लियर है भाई बात? अब दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट कौन सा होता है? दूसरा ये है जी आपका, जिसको बोलते हैं अवर्णी लवक। अवर्णी लवक क्या है भाई? देखिए, जड़ तथा भूमिगत तनों में पाया जाता है। किसके अंदर पाया जाता है भाई? ये जड़ तथा भूमिगत तनों में। सबसे पहले इसके अंदर खास बात है, ये रंगहीन लवक होता है, यानी कि इसका काम रंग देने का नहीं होता। अब रंग देने का अगर काम नहीं होगा तो इसका काम क्या होगा भाई? इसका काम होगा जी, ये पोषक पदार्थों का क्या करता है भाई? ये पोषक पदार्थों का संग्रहण करता है। क्या करता है? पोषक पदार्थों का संग्रहण करता है भाई। अब पोषक पदार्थों के संग्रहण में अगर आप ध्यान से देखोगे, सबसे पहला है जी आपका एमिलोप्लास्ट। क्या बोलते हैं भाई इसको? एमिलोप्लास्ट। ठीक है जी। दूसरा है इलाओप्लास्ट। दूसरा क्या है भाई? इलाओप्लास्ट।
और तीसरा नंबर है जी आपका एल्यूरोप्लास्ट। तीसरा क्या है भाई आपका एल्यूरोप्लास्ट है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, पहला कौन सा बोला भाई हमने एमिलोप्लास्ट, दूसरे नंबर पे कौन सा बोला इलाओप्लास्ट, तीसरे नंबर पे कौन सा बोला भाई एल्यूरोप्लास्ट। ये क्या काम करते हैं भाई, ये करता है जी स्टार्च का संग्रहण, कौन भाई एमिलो। इलाओ क्या करता है भाई आपका वसा का संग्रहण, एल्यूरो क्या करता है भाई आपका प्रोटीन का संग्रहण। ये याद रखना है जी आपने। क्लियर है भाई बात। अब देखो जी तीसरा, तीसरा आ गया भाई आपका हरित लवक। क्या आ गया जी तीसरा हरित लवक आ गया। ठीक है, अब हरित लवक के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। हरित लवक में सबसे पहले आपको क्लोरोफिल मिलता है। क्या मिलता है भाई आपका क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का फार्मूला होता है C55H72O5N4Mg। ठीक है, तो यहाँ से एक बात पता चली इससे भाई, इसमें कौन सी धातु उपस्थित होती है, मैग्नीशियम धातु उपस्थित होती है। एक तो यहाँ से ये याद रखियो। दूसरा क्या है भाई, ये हरे रंग के लवक होते हैं, पत्तियों में उपस्थित होते हैं। यह वर्ण क्या होता है मैक्सिमम होता है इन तीनों के अंदर से। ठीक है, ये सबसे मैक्सिमम कौन पाया जाता है भाई आपका हरित लवक पाया जाता है। ठीक है, पादपों का रसोई घर कहलाता है। ये पांचों जो पॉइंट है जी ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, अब आगे देखिए, सवालों में हरे रंग के हरित लवक के अलावा क्या पाए जाते हैं भाई, क्या कहा जाता है जो लवक पाए जाते हैं उनको क्रोमेटोफोर कहते हैं। क्या कहते हैं भाई आपका क्रोमेटोफोर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं जी आगे। देखो भाई छोटा सा एक पॉइंट आया आपका फिलोटैक्सी किसको बोलते हैं, तने पर पत्तियों की व्यवस्था का अध्ययन क्या कहलाता है आपका फिलोटैक्सी कहलाता है। ठीक है, अगला देखिए प्रासरण। अभी छोटे छोटे डेफिनेशन हैं, इनको समझने की कोशिश करना। प्रासरण क्या है, प्रासरण क्रिया में कम सांद्रता यानी कि आपका सांद्रता होता है कंसंट्रेशन। क्या होता है भाई सांद्रता कंसंट्रेशन। ठीक है, लो कंसंट्रेशन के जो अणु होते हैं, लो कंसंट्रेशन के जो अणु होते हैं वो अर्धपारगम्य झिल्ली की सहायता से, ठीक है, अर्धपारगम्य का मतलब सेमी पेरिमिएबल और झिल्ली यानी कि मेम्ब्रेन। ठीक है, अब अर्धपारगम्य झिल्ली की सहायता से अधिक सांद्रता के घोल की तरफ गति करते हैं। अधिक का मतलब हो गया भाई लो से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं, ये लो से हाई कंसंट्रेशन की तरफ। अब जो इसके अंदर इम्पोर्टेंट है ना वो ये है भाई, ये वाला ये इम्पोर्टेंट है। ये क्या है भाई, सबसे पहले देखो इसके अंदर दे रखा है आरबीसी का जल में फटना। भाई मतलब जो ब्लड है वो अब जैसे ये हो गया आपका एक बीकर, इसके अंदर हमने क्या ले लिया जल ले लिया, और कोई भी इसके अंदर अगर ड्रॉप डालते हैं किसकी रक्त की, वो अंदर जाती है ना वो फट जाएगी इस तरीके से। तो वो किसकी वजह से, किस प्रक्रिया की वजह से, वो प्रक्रिया है जी आपकी प्रासरण प्रक्रिया। किशमिश का फूलना पानी के अंदर डालते हैं। ठीक है, किशमिश का पानी के अंदर फूलना वो भी किसकी वजह से, आपका प्रासरण की वजह से। पादप जड़ों द्वारा किसी का जल का अवशोषण प्रासरण द्वारा ही होता है। जैसे कि आपका पौधा हो गया, ठीक है, इसकी जड़ से जो पानी ऊपर की तरफ जाता है वो किस प्रक्रिया के द्वारा जाता है भाई, प्रासरण प्रक्रिया के द्वारा जाता है। अगला आ गया जी विसरण। विसरण क्या चीज़ है भाई वो देखिए। अब विसरण के अंदर क्या है, अर्धपारगम्य झिल्ली की अनुपस्थिति में, इसके अंदर अर्धपारगम्य झिल्ली नहीं होती भाई। ठीक है, अधिक सांद्रता के अणुओं का कम सांद्रता के अणुओं की तरफ गति करना क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। यानी कि उसमें तो था लो से हाई, इसमें है जी हाई कंसंट्रेशन से और कहाँ पे जाना भाई, लो कंसंट्रेशन पे जाना। ठीक है, और बीच के अंदर इसके अंदर कौन अनुपस्थित होता है, अर्धपारगम्य झिल्ली होती है अनुपस्थित। ठीक है, अब आगे देखिए एग्जाम्पल इसके। NaCl का जल में फटना, मतलब कि जो साधारण नमक होता है उसका फार्मूला होता है ये NaCl का जल में फटना। अगरबत्ती की सुगंध का कमरे में फैलना, मतलब कि अगर ये कमरा हो गया आपका और यहाँ पर आपने अगरबत्ती लगा दी इस प्रकार से, तो प्रत्येक जो कमरे के चारों तरफ क्या हो जाएगी, उसकी सुगंध फैल जाएगी। वो किसकी वजह से, विसरण प्रक्रिया की वजह से। गैसों में विसरण सर्वाधिक होता है, ये इंपॉर्टेंट है जी आपका। ठीक है, गैसों में विसरण सर्वाधिक पाया जाता है। तीसरा पॉइंट आ गया जी आपका अंतःचूषण यानी कि इम्बिशन, बरसात में लकड़ी का फूलना, ये सीधा सीधा पॉइंट है। पांचवा देखिए भाई, पांचवा है जी आपका राइबोसोम। क्या है, राइबोसोम। अब राइबोसोम के बारे में कौन कौन से पॉइंट है वो देख लो। इसके खोजकर्ता थे जी पेलाडे। ठीक है, पेल्डे भी इसको बोल सकते हैं। 1955 में इसने खोज कर दी थी भाई राइबोसोम की। सबसे पहला पॉइंट है जी फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई,
फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन इसको कहा जाता है, ठीक है भाई। दूसरे नंबर पर इंजन ऑफ सेल, कोशिका का इंजन कहा जाता है। आरएनए प्लस प्रोटीन से निर्मित होता है। स्तनधारियों के आरबीसी में राइबोसोम क्या होता है भाई, अनुपस्थित यानी कि अब्सेंट होता है, ठीक है। अब पोलिसम और पॉलीराइबोसोम ये क्या होते हैं, ऐसे राइबोसोम जो किस में मिलते हैं भाई, पेयर्स के अंदर, गुच्छों के अंदर मिलते हैं। प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेते हैं भाई, क्या करते हैं ये, प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेते हैं। अगर ध्यान से देखोगे ना आप, ये प्रोटीन संश्लेषण के अंदर भाग लेंगे, ठीक है जी। अब देखिए, रुको भाई 1 मिनट। अब आ जाओ जी, प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे, आगे है जी माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, हिंदी के अंदर इसको बोलते हैं सूत्रकणिका भाई। 1850 में पहली बार कोलिकर ने कीड़ों के मांसपेशियों में सूत्रकणिका को देखा और सर्कोसोम्स का नाम दिया। पहले इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि सूत्रकणिका नहीं था, सर्कोसोम्स था भाई। 1886 में किसने खोज कर दी फिर इसकी, अल्टमैन ने, और इसका नामकरण कर दिया भाई 1897 में, यानी कि बेंडा ने इसका नामकरण कर दिया, ठीक है भाई। अगला जो करेंगे, अगले हम पॉइंट वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे भाई। क्लियर है। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें भाई, कंटेंट अच्छा लगता है तो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच भाई।